नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश देशांतर में आज दास्तान कुछ ऐसे लोगों की जिन्हें दुनिया में कोई देश अपनाना नहीं चाहता। ये लोग बेहद गरीब हैं, बेरोजगार हैं और बेहतर जिंदगी की आस में अक्सर मौत के नजदीक पहुंचते रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के रोहिंग्या अल्पसंख्यकों की, जो शायद दुनिया के सबसे ज्यादा सताए गए अल्पसंख्यक समूहों में से एक हैं। कहने को तो ये पीढ़ियों से म्यांमार में रहते आए हैं, लेकिन म्यांमार इनको अपना नागरिक नहीं मानता और अवैध बांग्लादेशी समझता है। लेकिन बांग्लादेश के लिए भी ये सिर्फ एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं। बांग्लादेश भी इनको अपना मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल 21वीं सदी की आधुनिक दुनिया में जहां मानव सभ्यता के उच्च स्तर पर हम मौजूद हैं, हजारों की तादाद में लोग एक नाव पर सवार हैं और दर बदर भटक रहे हैं। इनमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी। कौन है आखिर रोहिंग्या लोग, क्या है इनका इतिहास और क्यों आखिर इतना उत्पीड़न है इनका? ये सब कुछ अगले आधे घंटे में समझने जानने की हम कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के जरिए। मेरे साथ कमर आगा साहब हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वीना सीकरी हैं, बांग्लादेश में राजदूत रह चुकी हैं। सुभाष चकमा हैं, निदेशक हैं एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के। और संजय भारद्वाज हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं साउथ एशियन स्टडीज जेएनयू से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीना सीकरी जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। ये मामला कोई नया नहीं है, लेकिन अब जिस ह्यूमैनिटेरियन स्तर पर पहुंच चुका है, जो एक तरह से दुनिया ने एक मानवता का की निचली सतह पर आकर बिल्कुल जो एक देखा अलग अलग तीनों देशों में भटकते हुए, कोई भी इनको अपनाने को तैयार नहीं है। फिलहाल जो स्थिति है इनकी, ये क्या है? कितने लोग बसाए जा चुके हैं, कितने लोग अभी भी नाव पे सवार हैं? कोई जानकारी आपको? कहते हैं कि इस साल में पहले 3 महीने में जनवरी से मार्च तक करीब 25,000 लोग ऐसे बचाए गए हैं जो नाव पे सवार थे और मलेशिया में कुछ गए, थाईलैंड में गए। सबसे पहली बात, मैं 2 इसके आंकड़े निकालना चाहती हूँ। सबसे पहली बात ये है कि ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये जो लोग हैं ये ह्यूमन ट्रैफिकर्स के पंजे में आ चुके हैं और वो इनसे बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं और फिर इसे इन्हें अबैंडन कर लेते हैं। और ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का माफिया है, ये रिंग है, कहते हैं इसमें थाईलैंड में एक बहुत बड़ा हिस्सा था जहाँ के लोग थे, जो पॉलिटिशियंस और पुलिस के कर्मचारी, वो सब मिले हुए थे। और अब थाईलैंड की सरकार ने इन पे बहुत जो उनके लोग थे, पुलिस और कर्मचारी और विलेज के भी लोग थे, उन पे बड़ा एक्शन लिया है। मलेशिया में जो है म्यांमार के लोग, रोहिंग्या लोग जाते रहे हैं, काफी देर तक जाते रहे हैं। तो मलेशिया की सरकार जो है वो इनसे काफी उनका परिचय है। इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों ने कहा है कि जो लोग अब आ रहे हैं इनमें इनकी तादाद जो है आधी संख्या म्यांमार के लोगों की है और आधी जो है वो बांग्लादेश के लोगों की है। तो इसमें सबसे बड़ी दूसरा आंकड़ा जिस पे मैं जोर जताना चाहती हूँ, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉब्लम सबसे पहले म्यांमार और बांग्लादेश के बीच इसे रिजॉल्व होना चाहिए, क्योंकि जब तक म्यांमार और बांग्लादेश इस पे डिस्कशंस ना करें। बल्कि बांग्लादेश तो ये कह रहा है कि जहां ये लोग रहते हैं उनको भी वहां से हटाकर दूसरे आइलैंड में कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं और वहां टूरिज्म को बेहतर करना चाहते हैं उस इलाके में। क्योंकि इस प्रॉब्लम की ओरिजिन ही बांग्लादेश से है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज एग्रीकल्चरल वर्कर्स को चिटगांग रीजन से लेके अराकान रीजन में ले गए थे एग्रीकल्चर का काम करने के लिए, और ये लोग तब से वहां रह चुके हैं। लेकिन आज के दिन में बहुत सारे लोग हैं जो 3-4 पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हैं जो नए गए हैं। और म्यांमार सरकार की अब ये प्रॉब्लम है कि इनको कैसे आइडेंटिफाई करे, कौन है जो शुरू से रह गए हैं और कौन है जो अब है, वो अपनी तरफ से सेंसस कर रहे हैं। जी, आपकी बात ये बिल्कुल मान्य है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बड़ा केस है, लेकिन कहा जाता है कि सप्लाई वहीं होती है जहां डिमांड होती है। ये वो लोग हैं जो इतने डिस्ट्रेस में हैं, या तो इनकी जान पे खतरा है, ये मारे जाने वाले हैं, या फिर इस कदर बेरोजगार हैं कि ये रोटी पानी को मोहताज हैं और इस वजह से $1,000 तक एक आदमी देने को तैयार है और देता रहा है जाने के लिए। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या इनकी जो मानवीय स्थिति है वो इतनी खराब है, ये सब कुछ जानते हुए कि इनमें से शायद सभी ना पहुंच पाए या आधे भी ना पहुंच पाए, उसके बावजूद भी ये तैयार हैं जाने के लिए? मानवीय स्थिति उनकी बहुत खराब है, क्योंकि ना तो उनको म्यांमार एक्सेप्ट करने को तैयार है, ना बांग्लादेश, और इन दोनों देश के बीच बातचीत तो शुरू हुई ही नहीं है इस स्थिति पर। तो इसलिए उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है, क्योंकि कोई उनका ख्याल कर ही नहीं रहा है। उनकी जो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स हैं, सोशल रिक्वायरमेंट्स हैं, बच्चों की स्कूलिंग की रिक्वायरमेंट्स है, कोई इसे देखने के लिए तैयार नहीं है। और म्यांमार में मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट के बीच टकराव हुए हैं और वहां के भी लीडर जैसे आंग सान सूची ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। इस पहलू को मैं उठाऊंगी। कमर आगा साहब, ये बताइए, फिलहाल के हजारों की तादाद में फिलहाल मॉन्क्स जो हैं, भिक्षु जो हैं, बौद्ध भिक्षु जिनको कि पूरी दुनिया में शांति का एक नमूना माना जाता है, वो फिलहाल
सड़कों पर हैं म्यांमार के और अपोज कर रहे हैं, इस बात को विरोध कर रहे हैं कि बुली ना किया जाए म्यांमार को, यानी म्यांमार के ऊपर खाली आरोप ये ना लगाया जाए कि सब कुछ जो है म्यांमार की गलती है। ये हम ये भी देख चुके हैं कि पहले हिंसा का जो एक पूरा दौर गुजरा है, उसके बाद कितनी बड़ी तादाद में लोग बेघर हुए, शिविरों में आए, और ये कोई 2-4 हजार 10,000 लोग नहीं है, करीब करीब 12-13 लाख लोग हैं। आखिर कैसा मुकदमा है ये? देखिए, पहली बात तो ये कि भिक्षुक जो हैं और ये लोग ये तो मानते ही नहीं कि वो म्यांमार के रहने वाले हैं। वो कह रहे हैं, वो तो ये कहती है ये प्रॉब्लम ही नहीं है हमारी, और वो पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ब्लेम कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि डोंट बुली अस, डोंट बुली अस, यू नो, ये सारी प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम इनको ले जाओ, इनको सॉल्व करो। उन्हीं तो मानने पे नहीं तैयार, इसलिए कि यूएन रेजोल्यूशन या यूएन स्टेटमेंट्स जो आए हैं वो इनके पक्ष में आए हैं, उसके वो टोटल खिलाफ है। और नहीं, और दूसरी बात ये कि वहाँ की जो स्टेट है वो इनको अपना सिटीजनशिप नहीं मानती, सिटीजनशिप राइट तक नहीं। जब सिटीजनशिप राइट नहीं है तो किसी किस्म के सिटीजन नहीं है तो कोई राइट नहीं। बल्कि मैंने पढ़ा कि एक सिटीजन को ये साबित करना है कि वो वहाँ का निवासी है, ये ओनस जो है, ये बोझ जो है उस सिटीजन के ऊपर है। और आरफा, ये लोग लोकल है, रोहिंग्यास तो लोकल है, इनकी जबान भी लोकल है, रोहिंग्या लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ पे, और ये आज से नहीं बहुत जमाने से है। मैं अभी पढ़ रहा था कुछ पहले कि एक बर्मीज किंग ने 1830 या 40 में हज हाउस बनाया था वहाँ मक्के में, कि ये लोग जो जाते थे हज के लिए तो उनके रहने का इंतजाम वहाँ हुआ था। रिलेशनशिप इनके बिगड़ने शुरू हुए, पहले भी हुए थे, प्रॉब्लम आई थी पहले भी। सबसे ज्यादा ये एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद से, अंग्रेजों के पीरियड से ये बहुत ज्यादा बढ़े। अंग्रेज बंगाल से भी बहुत से लोगों को ले गए, उन्हीं ने वहाँ पे बसाया, बंगाली ओरिजिन के भी हैं, जिसकी एम्बेसडर सीकरी अभी बात कर रही थी मैडम। तो वो प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई और फिर वो बढ़ती चली गई और वो कभी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। असल में बात दरअसल ये कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जैसे जैसे बिगड़ती गई, जैसे जैसे वहाँ पे मिलिट्री रूल स्ट्रेंथन होता गया, पिछले उसमें दिनों में हमने देखा, तो उन्हीं में एक उनको ये अच्छा इशू मिल गया, और डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन वहाँ के रूलर्स ने, इनका आर्मी जनरल्स ने इनके खिलाफ बहुत रिप्रेशन किया, इसको बहुत बढ़ाया गया। फिर उसके बाद उससे पहले भी हमने देखा कि वहाँ पे ऐसी बात नहीं थी, थ्रू 30s 40s 60s लगातार वहाँ पे 30 to 47 तक, पार्टीशन तक वहाँ पे राइट्स वगैरह भी हुए, झगड़े भी हुए। इन लोगों ने वहाँ पे ये भी किया कि एक मुजाहिद पार्टी बना ली। जिन्ना साहब को पिटीशन दिया कि हम वो पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते हैं। इन लोगों ने भी बहुत सी गलतियां की और इस तरह की, लेकिन ये थी कि लीडरशिप कभी भी नहीं थी इनके पास। हमेशा लीडरशिप की क्राइसिस रही है वहाँ के ऊपर, और इनके पास लीडरशिप नहीं है। उसकी रीजन ये है कि इसमें कोई मिडिल क्लास नहीं है, पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा नहीं है, ये बेइंतहा गरीब लोग हैं, और इनके पास कोई इस किस्म की स्किल भी। मैं इनकी कहानियां पढ़ रही थी, उसमें यहाँ तक भी था कि ये लोग इस कीमत पर भी जाने को तैयार हैं, इस जहाज में सवार होने को तैयार हैं कि हम मर जाना चाहते हैं। कितने कूद पड़े, बोट से कूद पड़े लोग वहाँ पे, उनके पास खाना नहीं है, पीने को नहीं है, पानी नहीं है बोट्स के ऊपर। इस खबर में कितनी सच्चाई है कि वहाँ पर कब्रें मिली हैं लोगों की? अभी रिसेंटली डिस्क्लोज हुई है, वो तो पता चल रहा, पता इस तरह की पता नहीं कितनी होंगी, इसलिए कि जो ये माफिया गैंग है इन लोगों को जो लेके जा रहा है, जिसका अभी एम्बेसडर सीकरी जिक्र कर रही थी, ये तो मतलब कुछ भी कर सकता है पैसे के लिए। इन्हें लिया, इन लोगों को ले गए, मार दिया है, चलती हुई बोट से मार के फेंक दिया है, सामने मारा है, इन लोगों के गले काट के फेंक दिया, पैसा ले लिया और मार दिया। नहीं, ताकि लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया, खाने की डिमांड की या कोई उन्होंने बोट के अंदर किया, तो वहाँ पे मूवमेंट बनने लगा, नारे लगने लगे, तो एक आध को मार देते थे, मार के ये नहीं बात खत्म हो गई। सुभाष चकमा जी, ये बताइए कि इंटरनेशनल जो लॉज हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, वो क्या कहता है इस बारे में? क्या हम पहली बात तो म्यांमार को एक अकेला विलन मान लें कि एक ऐसा देश है जो एक सेक्शन के लोगों को अपना नागरिक मानने को तैयार नहीं है? ये तो साबित हो चुका है कि उनको फोर्स्ड यानी जबरदस्ती मैनुअल लेबर में लगाया जाता है, बिना सरकार की इजाजत के ये लोग शादियां नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी ज्यादतियां हैं जो सुनने में आती रहती हैं। तो क्या ये एक देश ये तय कर सकता है कि वो कुछ लाख लोगों के साथ क्या सलूक करे? अभी मौजूदा स्थिति क्या है? क्यों म्यांमार में या म्यांमार की सरकार इन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करती है? म्यांमार जो भी कर रहा है वो पूरा इलीगल है। देयर इज नो लॉ इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ जहाँ पे आप पर्टिकुलर कम्युनिटी को सिलेक्ट करके उनको सिटीजनशिप से डिनाई कर सकते हैं। तो म्यांमार जो भी कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन एक चीज ये है कि म्यांमार जो कर रहा है वो नया चीज नहीं है। और 1960s में जब ने पहली बार पावर लिया था तो उसने क्या किया था, उस टाइम वो बर्मनाइजेशन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को
लगभग 3 से 5 लाख भारतीय नागरिक और नेपालीज को निकला था, एंड वी कुड नॉट प्रोटेस्ट इट एंड वी डिडंट प्रोटेस्ट इट. सो बर्मा में जो इशू है, जो तिब्बतो मंगोलॉइड फीचर्स का लोग नहीं है, दूसरे आदमी को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, एंड दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम. अब जो रोहिंग्या वहां पे आप ये समझ सकते हैं कि 12, 14, 15 पीढ़ियों से है, उसको आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि वो यहाँ का सिटीजन नहीं है. अगर आप बंगाल में होते तो अगर आप शरद चंद्र चटर्जी के नोबेल पढ़ेंगे, वहां पे बहुत सारे लिखे रहेंगे कि शरद चंद्र चटर्जी खुद वहां पे जाके उनका एक्सपीरियंस नोबेल पे लिख रहे हैं. और उस जमाने में जो ये है, अगर शायद ये रोहिंग्या बर्मा में नहीं जाके शायद वेस्ट इंडीज में चला जाता, आज तक प्राइम मिनिस्टर बन गया होता. सो देयर इज नो लॉ on which basis the Burma can discriminate against this. It's absolutely illegal. लेकिन ये बताइए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो क्या कर सकती है? जो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर एक देश ये तय कर ले कि वो अपने नागरिकों के साथ, या वो नागरिक जिन्हें वो अपना भी नहीं मानता है, जिस तरह का सुलूक कर रहा है, इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या, पहली बात तो धर्म बनता है, और दूसरी बात कानून के दायरे में क्या किया जा सकता है? नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में कुछ स्टेटमेंट आया है, यूएन जनरल असेंबली में लास्ट टाइम रेजोल्यूशन आया है, कुछ कमियां हैं. फॉर एग्जांपल जैसे बांग्लादेश में कम से कम अभी जो यूएनएचसीआर का कहना है, जिसके बारे में आपने कहा था कि बांग्लादेश सरकार जो कैंप में है 30,000 लोग हैं उनको बाहर लेके एक द्वीप में रखेंगे, आइलैंड पे. बट यूएनएचसीआर का खुद कहना है कि जो कैंप में है, कैंप का बाहर लगभग 4.5 लाख लोग हैं. तो अगर म्यांमार से कोई भाग के आ रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी इतना कंसर्न है, तो आप उनको रहने का इंतजाम करो. वी हैव अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यूएन हैज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ये कि दोस्त हु आर इन द कैंप्स आप उसको मदद करें. और इंटरनेशनल कम्युनिटी खाली लिप सर्विस दे रहा है, कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं है. और उस लिप सर्विस पे और एक अलग तरीके से प्रॉब्लम शुरू हो रहा है. जैसे अराकान प्रोविंस और चिटगांग हिल ट्रैक्स बॉर्डर शेयर करते हैं, तो लोग जब भाग के आते हैं, कैंप में जगह नहीं होगा तो कहाँ पे चला जाएगा? चिटगांग पहाड़ी एरिया में जा रहा है, और उसमें और नया तरीका से और एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है. इसलिए हो रहा है क्योंकि चिटगांग हिल ट्रैक्स में जो है वो मेजोरिटी बुद्धिस्ट है, और वो जो भाग के आ रहा है वो भी बुद्धिस्ट से मार खा के भाग के आ रहा है. एंड यू हैव अ कंप्लीटली न्यू कॉन्फ्लिक्ट, और जिसको हम वी आर नॉट ट्राइंग टू रिजॉल्व इट. सो इट्स नॉट खाली बर्मा और म्यांमार का नहीं है, इट हैज ऑलमोस्ट अ रीजनल इशू. I mean, we should be concerned about it. भारत सरकार का there are implications. मैं भारत का जो एक कोण है उसको भी देखने की मैं कोशिश करूंगी. संजय भारद्वाज जी बताइए कि फिलहाल बांग्लादेश की स्थिति अगर समझने की कोशिश करें तो पहले तो बांग्लादेश की जो आधिकारिक स्थिति है वो क्या है? क्योंकि म्यांमार ये कहता है कि ये बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश मानने को तैयार नहीं है. अभी मैं स्टेटमेंट्स पढ़ रही थी कई बांग्लादेशी अधिकारियों के, वो ये कह रहे हैं कि इनमें से ज्यादातर म्यांमार के लोग हैं, कुछ बांग्लादेशी हैं इसमें जो डिस्ट्रेस की वजह से, बेरोजगारी की वजह से या बेहतर जिंदगी की तलाश में वहां से निकले हैं. किस तरह से बांग्लादेश की जो उपस्थिति है वो इस पूरे मामले को जटिल बनाती है? देखिए, अगर आप इनकी लोकेशन देखते हैं तो ये बहुत ही एक तरीके के वल्नरेबल जगह पे स्थित हैं. ये बिल्कुल बे ऑफ बंगाल चित्तौड़गंज हिल ट्रैक है, उसके नीचे उखिया टू टेकनाफ जब जाते हैं तो इस स्ट्रेच पे इन लोगों के कैंप्स हैं. मैं पर्सनली वहाँ पे गया हूँ, मैंने देखा है 20,000 के झुग्गियाँ बनी हुई है एक तरीके से. तो एक बहुत ही एक तरीके से वल्नरेबल इनकी सिचुएशन है. और दूसरी बात कि वहाँ की स्थिति अगर आप देखते हैं उस चित्तौड़गंज हिल ट्रैक और चित्तौड़गंज डिवीजन की जहाँ देखते हैं तो वो एक तरीके से जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं उनका भी एक गढ़ है वो. ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये लोग जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं वो स्टेटलेस हैं, उनकी कोई मोरालिटी नहीं है, उनका कोई सोशल स्टैंडिंग नहीं है, उनकी कोई एजुकेशन नहीं है, उनके पास कुछ किसी तरीके का नहीं है. दे आर वेरी वेरी वल्नरेबल फॉर द स्टेट. दे कैन बी यूज्ड, वो कोई भी उसको यूज कर सकता है, और वो यूज हुए हैं. पिछले टाइम में जब खालिदा जिया की गवर्नमेंट थी बांग्लादेश में, उस वक्त भी वो यूज हुए थे, और बहुत कुछ हद तक उनको जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज है, टेररिस्ट एक्टिविटीज है, उसमें इन लोगों को इन्वॉल्व किया गया था. वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, 5,000 टका 10,000 टका में खरीद के उनको यूज किया गया था. पहली बात तो यह है. दूसरी बात कि स्टेट की अगर आप स्थिति देखते हैं तो जैसे कि सुभाष जी ने कहा कि 30,000 लोगों को माना गया है, लेकिन वो 4.5-5 लाख लोग वहां पे बसे हुए हैं. ये इन लोगों को अब जब बांग्लादेश गवर्नमेंट ही एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो एक तरीके से बांग्लादेश गवर्नमेंट उनको एंटरटेन भी नहीं कर रही है, वो मजबूर हो रहे हैं छोड़ने के लिए. अब वो लोग कहाँ जा रहे हैं? वो लोग मलेशिया जा रहे हैं कि इंडोनेशिया जा रहे हैं कि थाईलैंड जा रहे हैं या अंडमान निकोबार आइलैंड पे जा रहे हैं? ये लोग
देखो इसकी जो प्रक्रिया शुरू हुई, तीन प्रक्रिया स्टेज में गए हैं। ये पहले गए थे जब ब्रिटिशर्स ने वहां लेके गए इनको, रोहिंग्या रीजन में इनको सेटल किया, क्योंकि वो बहुत ही फर्टाइल जगह है और वहां पे एग्रीकल्चर में उनको लेबरर की जरूरत थी और ब्रिटिशर्स उनको लेके चले गए। फिर 1947 में गए हैं और फिर तीसरे जब उनका गए हैं 1971 में गए हैं। लेकिन जब ये वापस कब से आने लगे हैं, जब वहां पे जो मिलिट्री जनरल ने जो बर्मीज नेशनलिटी एक्ट 1982 में लेके आए, तब से उनको धकेलना शुरू कर दिया है। और यहां तक स्थिति पहुंच गई है कि अभी जो लोग वहां है उनमें करीब 8 लाख लोग हैं। 8 लाख लोगों के अलावा 1,40,000 लोग बर्मा म्यांमार में इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, वो वहीं पे ही रह रहे हैं, लेकिन वो उनको कैंप्स में रखा गया। तो उनकी स्थिति वहां पे बहुत बुरी है। वो लोग स्टेट के द्वारा भी प्रताड़ित है और फिर बाहर जा रहे हैं तो उनको कोई एंटरटेन नहीं कर, वो फुटबॉल की तरह हो गए हैं। इंडोनेशिया से भगा दिए जाते हैं, मलेशिया से भगा दिए जाते हैं, थाईलैंड से भगा दिए जाते हैं। और मैं ये कहता हूं कि ये जो रोहिंग्या प्रॉब्लम है, ये मानवता की प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये स्टेट के लिए भी एक बहुत बड़ी थ्रेट होगी, एक रीजन के लिए थ्रेट होगी। तो मैं बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू भी है अपने आप में। लेकिन आप इसको किस तरह से समझते हैं? क्या वाकई एक मॉरल ड्यूटी होने के अलावा एक नैतिक धर्म एक देश का हो कि वो कुछ ऐसे लोगों को जिन्हें कोई अपनाने को तैयार नहीं है, एक टेम्पररी तौर पर सहारा दे सके? अगर हम जिक्र भी करें थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया का, कुछ लोगों को इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में सहारा देने की कोशिश की है, लेकिन किस हद तक ये समस्या का हल है? देखिए ये बहुत हद तक अगर हम देखते हैं कि देखिए इसको स्टेट और एक स्टेट के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ये एक तरीके से अल्पमत और बहुमत के बीच में एक इंटरफेस है इनफैक्ट, और ये राजनीतिक मुद्दा भी है। मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूं कि म्यांमार की जो राजनीतिक जो लोकतांत्रिक आवाज है वो आंग सान सू की है लोग, लेकिन वो भी इस मुद्दे पर बहुत कुछ हद तक बाहर नहीं आती है। तो ये इंटरनल मुद्दा भी है, क्योंकि जहां पे मेजोरिटी है वहां पे उनके साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश के साथ में स्थिति दूसरी है। बांग्लादेश बेसिकली मुस्लिम मेजोरिटेरियन स्टेट तो है, लेकिन उनके पास में दूसरे कंस्ट्रेंट है, रिसोर्सेज भी नहीं है, रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स हैं। उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटीज को मोबिलाइज किया जा रहा है, एनजीओज को मोबिलाइज किया जा रहा है, लेकिन उसमें आ कौन रहे हैं? आ रहे हैं जो पेट्रो डॉलर्स हैं, और पेट्रो डॉलर्स वहां पर एक तरीके का जो इस्लामाइजेशन का जो प्रोसेस है उन लोगों को इन्वॉल्व। एक खतरे से अगर बचा जाए तो दूसरा खतरा भी सामने मौजूद है और भारत के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता हो सकती है। इस पर जरूर हम बात करेंगे। अम्बेसडर सीकरी, ये बताइए कि आंग सान सू की का हम जिक्र करें, पूरी दुनिया में वो एक लोकतांत्रिक प्रोसेस के लिए लड़ने के लिए, मानवाधिकारों के लड़ने के लिए जानी जाती हैं। हम में से भी कितने लोग हैं भारत में जो उन्हें एक प्रतीक के तौर पर देखते हैं, लेकिन शायद उनकी शख्सियत अभी छोटी सी मालूम हो रही है। ऐसा लगता है घट गया है उनका कद अचानक, जब वो इतने सारे लोग जिनके मानवाधिकार खतरे में हैं, जिनकी जिंदगियां खतरे में हैं, सिर्फ इस वजह से कि एक बड़ा पॉलिटिकल इशू है वहां पर, एक मेजॉरिटी की जो सेंसिटिविटीज हैं वो इसमें जुड़ी हुई हैं, वो आवाज नहीं निकाल रही हैं। दलाई लामा ने खुद उनसे कहा है जाकर, उसके बावजूद भी वो जवाब नहीं दे रही हैं। जी, ये एक काफी हैरानगी की बात है। और मैं पिछले हफ्ते म्यांमार में थी किसी कॉन्फ्रेंस पे, वहां के लोग भी यही कह रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों आंग सान सू की इस बारे में कुछ नहीं कह पा रही है, क्योंकि जरूरत है इस वक्त कि स्टेट्समैन लाइक अप्रोच होना चाहिए कि ये एक ह्यूमन राइट्स की बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है और इंटरनल स्टेबिलिटी की बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। और एक मैं जिक्र करना चाहूंगी कि ये प्रॉब्लम हमेशा से नहीं है, क्योंकि 2008 में जब म्यांमार में रेफरेंडम हुआ था उनके नए कॉन्स्टिट्यूशन पे, तब उस वक्त कई लोगों ये रोहिंग्या लोग ने वोट भी, उनको भी ये परमिशन दी गई थी कि वो वोट करें। रेफरेंडम में उन्हें वोट अपना दिया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बेसिस है जिस बेसिस पे शुरुआत हो सकती है कि ये लोग जो बहुत काफी सदियों से यहाँ रह रहे हैं, उनकी एक लिस्ट होगी, उनके नंबर्स होंगे, उनकी फैमिलीज के नाम होंगे, उनके बिल्कुल राइट्स एक्सेप्ट किए गए हैं पास्ट में, तो ये एक शुरुआत हो सकती है। और वो जो म्यांमार कहना चाहता है कि ये बांग्लादेश की प्रॉब्लम है, तो अब इस बारे में बांग्लादेश से बात कर लीजिए। नहीं, ये बताइए अम्बेसडर सीकरी कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से म्यांमार की सरकार इन्हें कबूल नहीं करना चाहती या कबूल नहीं करना ही चाहती? अब ये बहुत सेंसिटिव पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि रिलेशंस बिटवीन द बुद्धिस्ट एंड द मुस्लिम्स इन म्यांमार बहुत ही बिगड़ चुके हैं। और ये बड़ी सेंसिटिव, और ये छोटी सी, मतलब बहुत छोटी बात नहीं है, लेकिन एक छोटा इंसिडेंट है जिसकी वजह से ये पूरा मामला इरप्ट हुआ कि एक व्यक्ति पर आरोप ये लगा कि शायद उसने एक बुद्धिस्ट महिला के साथ बलात्कार किया है, और उसके बाद पूरी चिंगारी लगी। ये तो ऐसे एक इंसिडेंट की वजह से पूरे समुदाय को इसके लिए सिमिलर तो बहुत सजा दी गई। और ये एक अनफॉर्चुनेट बात ये है कि म्यांमार में रोहिंग्या के अलावा भी बहुत सारे मुस्लिम रिलीजन के लोग रहते थे,
अन्य इलाकों में, हाँ। और उनकी जिंदगी बहुत ही साधारण और नॉर्मल और बड़ी हैप्पी जिंदगी थी। लेकिन इसके बाद जो है पूरे म्यांमार में ये प्रॉब्लम फैल गई है। जैसे हम देखते हैं कि श्रीलंका में भी ये प्रॉब्लम अब फैल रही है। तो ये प्रॉब्लम अब सिर्फ म्यांमार में नहीं रह रही है और आगे रीजन में भी फैल रही है। इसलिए मैं बार बार ये कह रही हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल समुदाय कुछ भी करना चाहे तो ये करना चाहती है। दे शुड हैव अ कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम। और म्यांमार और बांग्लादेश के बीच जब तक डायरेक्ट बातचीत नहीं होती है तब तक ये प्रॉब्लम सुधर नहीं सकती। इस बार जो है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने खुद कहा है कि हमारे बांग्लादेश के लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अब देखिए हाफ एंड हाफ हो गया है। ये जो अब गए हैं बिल्कुल 50-50 हो गया। तो ये प्रॉब्लम मतलब दोनों देशों की है। और कल्चरली भी बांग्लादेश के नजदीक हैं वो लोग, अगर देखा जाए भाषा के हिसाब से, भाषा चिटागोनियन लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज आप बता सकते हैं जब बहुत सिमिलर है, एक दूसरे को समझते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी निकल आती है क्योंकि उनके लोग आते जाते रहते हैं। क्या सुभाष शर्मा जी इस पॉलिटिक्स को आप समझाएंगे कि क्यों जो है आपको लगता है कि फिलहाल ये समस्या तो अपनी जगह है, लेकिन आंग सान सूची जो है वो क्यों खामोश है? क्या आपको लगता है कि उनकी जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं वो उनके जो उनके सिद्धांत हैं जिनके लिए पूरी दुनिया में मानी गई वो उससे कंप्रोमाइज कर रही है? ये जस्ट शोज कि वो खुद एक खाली पॉलिटिशियन ही है, कमिटमेंट ऑन राइट्स एंड डेमोक्रेसी है नहीं। अदरवाइज यू नो इफ समबडी हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर राइट्स कि इतना अत्याचार हो रहा है और आप चुप है, आप खामोश है, तो मेरे ख्याल से जो भी क्रेडिबिलिटी थी उनकी, अगर कल को म्यांमार गवर्नमेंट अगर आंग सान सू की के ऊपर कुछ कार्रवाई करते हैं, आई थिंक शी विल लूज ऑल दी सपोर्ट नहीं मिलेगा एंड शी हैज टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। एंड इसमें एक चीज है, मैं जो कहना चाहूंगा, जो भी भाग रहे हैं रोहिंग्या बांग्लादेश अराकान प्रोविंस से भाग रहा है, मेरे ख्याल से वहां पे कोई नया बांग्लादेश से जा नहीं रहा है, इसलिए क्योंकि वहां से जो लोग भाग रहे हैं बहुत सालों पहले से, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि वहां पे जा पाए। और इनफैक्ट आप कह रहे हैं कि नए लोग अब बांग्लादेश से वहां नहीं पहुंच रहे हैं, जो लोग चले गए हैं वो चले गए, जो वहां पे है वहीं पे है। नया लोगों का कोई नहीं जाना चाहता है कि वहां पे जाके इस अत्याचार वहां पे। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि म्यांमार सरकार ये कह रही कि ये जो नाव जाते हैं, पोस्ट जाते हैं, वो म्यांमार की टेरिटरी से नहीं जाते हैं, वो बांग्लादेश की टेरिटरी से जाते हैं। वहां जाकर क्योंकि म्यांमार की टेरिटरी में बड़ी सख्त निगरान है, तो वहां से नहीं जा पाते। एक बात मैं ऐड करना चाह रहा हूं इसमें, जो अभी लोग वहां पर हैं उनको जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, तो क्या पॉलिसी वहां की म्यांमार गवर्नमेंट ने बनाई है कि जो रजिस्टर्ड होंगे वो रोहिंग्याज के नाम से नहीं जाने जाएंगे, वो बंगालीज के नाम से जाने जाएंगे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है म्यांमार गवर्नमेंट से, सो दे विल बी बंगालीज। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एक आइडेंटिटी का सवाल कि उनकी जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है उसको बरकरार रखा जाए। तो ये एक तरीके से इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक कल्चर की तरफ कदम नहीं है। अपने आप में ये प्रॉब्लम बन गई है क्योंकि जब वो सेंसस कंडक्ट कर रहे थे तो वो कह रहे थे लोगों को, जैसे संजय ने कहा कि आप बंगाली के हेड में रजिस्टर कीजिए, लेकिन रोहिंग्या लोग हम सेंसस में आएंगे ही नहीं क्योंकि आप हमें रोहिंग्या कैटेगरी क्यों नहीं दे रहे हो। तो इसलिए बहुत सारे लोग सेंसस में आ ही नहीं रहे हैं, जटिल बन तो रहा है ये प्रॉब्लम और ही और बिगड़ कमल अगर साहब अभी बताइए, फिलहाल अगर भारत के नजरिए से देखें, भारत के बिल्कुल पड़ोस में ये घटना घट रही है, कई बार इसको लेकर भी क्रिटिसिज्म हुआ है कि कैसे हम सब ने आंखें मूंद रखी हैं, पत्रकार बिरादरी पे भी सवाल उठे हैं कि बिल्कुल जो हिंदुस्तानी अखबार हैं उनमें इनको लेकर रिपोर्टिंग ही नहीं है, इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन संकट है, वेस्टर्न अखबारों में हमें रेफरेंस मिल रहा है, आप खुद एक पत्रकार है, क्यों आपको लगता है कि क्या वाकई एक तो पॉलिटिकल सर्कल्स में भी हमें कोई शोर नजर नहीं आ रहा और अखबार भी बिल्कुल खामोश हैं? दो वजह है। पहली बात तो ये कि खुद ये हिंदुस्तान में भी मौजूद हैं। दिल्ली के अंदर हमने देखा, जब पता चला लोगों को तो अखबार में आया था उस समय इनकी समस्या के ऊपर, और बहुत सी ह्यूमन राइट्स, लेकिन यहाँ प्रदर्शन हुए रोहिंग्या को लेकर, इसीलिए मैंने कहा उसमें जेएनयू के स्टूडेंट्स भी गए थे और उसके अलावा बहुत सी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी उनसे जाके मिले थे। तो यहाँ पे उस समय ये हुआ था। दूसरी बात ये कि एक चीज ये कि बहुत ज्यादा सिंपैथी भी नहीं है इन लोगों के लिए। ये लोग सब यहाँ पे जो कैटेगरी मानी जाती है, ये बांग्लादेशी सबको टर्म कर दिया, बांग्लादेश से हिंदुस्तान आए थे, तो ये हुआ बहुत से लोग के ये बांग्लादेशी हैं और बहुत छोटे मोटे काम करते थे, ज्यादातर रिक्शा चलाते थे या मजदूरी का काम करते थे, डेली वेज अर्नर्स में से थे यहाँ पे, और वसंत कुंज के आसपास इलाके में ये लोग सेटल थे। तो ये नहीं है, इंडिया में इनके लिए सिंपैथी थी, अभी भी है। हिंदुस्तान में जब भी इस तरह का कोई इशू होता है तो उसके लिए काफी सिंपैथी। अगर हमदर्दी का पार्ट थोड़ी देर के अलग कर दें तो क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या भारत के बिल्कुल पड़ोस में एक ऐसे ग्रुप है लोगों का जो जिनका कोई स्टेट नहीं है, जिनकी कोई अवस्था नहीं है? एक ये है प्रॉब्लम, इसलिए कि रोहिंग्याज में से बहुत से लोगों ने अलकायदा भी ज्वाइन कर रखा है
और ये वहां पे भी चले गए थे, इसलिए कि उनकी कंडीशन इतनी बुरी है, जहां भी उनको कोई ले जाएगा ये जा सकते हैं, काफी वल्नरेबल है। और ये बांग्लादेश में इनको इस्तेमाल किया वहाँ की एजेंसीज ने, वहाँ के लोगों ने, या वहाँ की कट्टर धार्मिक संस्थाओं ने इनका इस्तेमाल किया और इनको वहाँ पे भेजा, ट्रेनिंग ली गई। तो ये हमारे लिए अकेले के लिए नहीं है, मैं समझता हूँ ये पूरे रीजन को बैठ के सोचना पड़ेगा। इसमें थाईलैंड का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इसमें क्या कहते हैं, क्या मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सब। दूसरी बात, एक चीज मैं और कहना चाह रहा हूँ, ये समस्या उस वक्त बहुत जटिल हो गई जब तालिबान ने बुद्धा की स्टैचू जो थी वहां पे तो रिएक्शन आपको लगता है उसके बाद से वहीं जो इसका भी जिक्र कर रही थी, तब से अदरवाइज बुद्धिस्टों का मुसलमानों से कोई टेंशन नहीं था। उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि टेंशन बढ़ा। श्रीलंका में भी बुद्धिस्टों के वहाँ की जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है वो भी मुसलमानों के खिलाफ हुई। इन्हें एक तरफ का आतंक जो है वो दूसरी तरफ के मासूम लोगों को झेलना पड़ा। चकमा जी, आखिरी बात, भारत के लिए किस तरह से देखेंगे, क्या रोल होना चाहिए? एक बड़े देश का पड़ोसी देश में इस तरह की घटना हो रही है, कैसे एक रीजनल लीडर जो है उससे सामने आना चाहिए? भारत का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। मैं ये कह रहा था कि रीजनल जब तक कोई अप्रोच सबको मिलकर बात करनी सब होगी। मिलकर अगर जब तक नहीं होगा, लेकिन इसमें भी अगर भारत पहल करे, भारत एक बड़ा देश है, म्यांमार और साउथ एशिया का, मैं समझता हूँ। एसेंस ये बात है म्यांमार और बांग्लादेश के बीच की, फिर अगर उन दोनों में समझौता आगे हो तो बढ़ना चाहिए। रीजनल समझौता हो सकता है। मेरे ख्याल में मैं जो कहना चाहता हूँ कि जितने भी रखाइंस रोहिंग्यास बाहर जा रहे हैं, बांग्लादेश में हो, थाईलैंड में हो, इंडोनेशिया में हो, सबको रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। और सिक्योरिटी दृष्टिकोण से इसलिए जरूरी है कि कोई गलत रास्ते पे ना जाए। और दूसरा ये है, अगर आप रजिस्टर करेंगे तब आप बार्मीज गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि ये आपका आदमी है। तब आप डायरेक्टली, जैसे अगर मलेशिया में 25,000 या 50,000 रोहिंग्यास है, तो मलेशिया का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि म्यांमार से बात करे एज ए मेंबर ऑफ द आसियान कि आप अपना आदमी वापस लेके जाओ। तो जब तक जितने सारे सरकारें हैं, जो भी रोहिंग्या उनका देश में जा रहा है, उसका अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो ये प्रॉब्लम आप एक्चुअली इन ए वे यू आर हेल्पिंग द म्यांमारीज गवर्नमेंट। प्रोफेसर भारद्वाज, आखिरी 2 शब्द बिल्कुल, मेरे पास 10 एक सेकंड बात बचे। ऐड करना चाह रहा हूं कि सबसे बड़ी जो बात है, जो वहां की अनडेमोक्रेटिक ताकतें हैं, जो अलोकतांत्रिक ताकतें हैं, उनको जो समर्थन दे रहे हैं, पर्टिकुलरली जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस, चाइना ने वहाँ की जो अलोकतांत्रिक सरकार है म्यांमार, उसको समर्थन दे रखा है और दे रहा है। वो उसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, बिकॉज चाइना इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इस क्षेत्र में आना चाहता है, वहाँ जो सोनाद्वीप पोर्ट को डेवलप करना चाहता है। और अगर ये इनका प्रभाव बढ़ा और रोहिंग्या को इसी तरीके से छोड़ दिया गया तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती इस क्षेत्र के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के लिए होगी। तो सबसे पहले कि जो वहां की अलोकतांत्रिक ताकतें हैं, जो इंक्लूसिव डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं करे, उसको डिमोरलाइज करना जरूरी है। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में आवाज बढ़ाना पड़ेगा और तभी वहां पे आर्थिक स्थायित्व भी आ सकता है और उस क्षेत्र में शांति आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर भारद्वाज, सुभाष चकमा जी, वीना सिकरी जी, कमर आगा साहब। तो साफ तौर पर सभ्य समाज में, सभ्य दुनिया में हम रह रहे हैं और बहुत सारे हजारों लोग अगर जिंदगी से जो है मौत के नजदीक पहुंच रहे हैं, तो शायद इसी दौर में जो है एक पॉलिटिकल लीडरशिप जिसे कहा जाता है, रीजन के हिसाब से, जिस तरह से कहा जाए, इंसानी सतह पर भी शायद आगे आकर काम करने की जरूरत है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।